जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर की पेपर मशे आर्ट और जम्मू की बसोली पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं, तो उसी तरीके से उड़ीसा का जो अपना हैंडीक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये गणेश का ऊपर ये 108 गणेश है इसमें। 108 गणेश हैं इसमें। हाँ, गणेश का अंदर गणेश। पटचित्र हो, तालपत्र का काम हो, जो भी काम हो, उसको सीखने के लिए कम से कम 4 साल 5 साल लगते हैं पहले स्टार्टिंग। तो हाँ, 10-12 साल तक भी हाथ का जो बैलेंस लाना 10-12 साल लग जाएगा। और जो चाहेंगे, अभी मैं थोड़ा काम सीख गया, थोड़ा पैसा कमाने के लिए मार्केट में बना के मार्केट में सेल करूँगा, वो पैसा के लिए जो काम करेगा वो अच्छा काम नहीं बना सकता। हम इस समय भुवनेश्वर में हैं और भुवनेश्वर में ओडिशा का अपना हैंडीक्राफ्ट जो आर्ट है और जो कल्चर है उसी को आगे बढ़ाने का काम गौतम साहू जी कर रहे हैं, जिनकी केदारगौरी टेम्पल के नज़दीक एक 42 साल पुरानी दुकान है। इस दुकान के अंदर आपको पट्टचित्र जो ओडिशा का लोकल आर्ट है वो भी मिलेगा, कई सारी पेंटिंग्स, स्टोन कार्विंग, स्टोन स्टैचूज़ और पेपर मेशे आर्ट भी आपको इस दुकान के अंदर अलग अलग सुवेनियर्स के रूप में देखने को मिलेगी। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि इस हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने का काम ये करें। तो गौतम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि 42 साल पुरानी आपकी ये दुकान है, शुरुआत किसने की थी इस दुकान की, और उस समय कितना मुश्किल होता था कि इस तरीके से कलाकारों को एक जगह दे पाना? जी, हमारा एक्चुअली मेरा मिडिल ब्रदर जो है, मेरा मझला भाई है, वो पहले ये बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि उस समय कारीगर भी ज़्यादा नहीं थे, कारीगर थोड़ा बहुत है, और जो जो कारीगर अच्छा काम करते थे उनको कॉन्टैक्ट करके उसका हमारा मझला भाई का थोड़ा आर्टिस्टिक आइडिया बहुत था, वो भी खुद आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कारीगर को ऑर्गेनाइज करके वो अच्छा अच्छा काम प्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, अभी तक चल रहा है। तो उस समय जब आपने शुरू किया तो उस समय तो आप केवल भुवनेश्वर या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही जो है वो आर्ट इकट्ठा करके अपनी दुकान पर ला सकते होंगे। आज के समय में जानना चाहूँगी कि क्या उड़ीसा की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स है हर एक की कलाकार आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या हर एक की कलाकारी यहाँ तक पहुँच पा रही है? हाँ, ऐसा तो हमारा उड़ीसा में जितना हैंडीक्राफ्ट का जितना वेराइटी है सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जो आइटम बनता है वो सब लोग हमारे साथ कांटेक्ट है। तो और मैं खुद भी, हम कारीगर रखते हैं, 27-28 कारीगर हमारे पास रेगुलर रह कर काम करते हैं। हमारा वर्कशॉप भी है स्टोन का, और पट्टचित्र, पाम लीफ एनग्रेविंग जो होता है, पोथी चित्र बोलते हैं, वो सब के लिए हम परमानेंट कारीगर रखा है। सबसे पहले पट्टचित्र के बारे में ही जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध आर्ट है यहाँ उड़ीसा की, तो ये पट्टचित्र नाम क्यों पड़ा, ये पट्टचित्र की खासियत क्या है? और सुनने में यही आता है कि एक खास गांव है जहाँ पर ये पट्टचित्र बनते हैं। जी, वो गांव तो रघुराजपुर है। तो पहले हमारा जो बिजनेस शुरू हुआ, हम रघुराजपुर से थोड़ा बहुत कारीगर से कलेक्शन करके यहाँ सब बिक्री करते थे, और 20 साल का बाद धीरे धीरे वो रघुराजपुर गांव का बहुत एडवर्टाइज हो गया, तो गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दिया है, और आई थिंक थ्रू आउट वर्ल्ड, खाली इंडिया नहीं, उड़ीसा नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड उनका गांव का नाम एडवर्टाइज हो गया। इसलिए बहुत सारी कस्टमर आए हैं खरीद करने के लिए। तो जो कारीगर एक पीस बनाते हैं 2 दिन 3 दिन में, तो एक दिन में जब 50 कस्टमर आएंगे वो कहाँ से लाएगा, इसलिए वो फिर दूसरा आसपास के गांव में भी ये पहुंच कलेक्शन करके सब इकट्ठा करके उधर बिजनेस करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं डिपेंड करता था रघुराजपुर का ऊपर, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा खुद का कारीगर है, मेरा खुद का प्रोडक्शन है, और मैं हमारा हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट का है वहाँ भी मेरा सप्लाई है, और कम से कम 100-150 परिवार को मैं रोजगार देता हूँ। पट्टचित्र के बारे में पूछ रही थी कि इसका नाम पट्टचित्र क्यों है और उसकी खास बात आखिर क्या है? नहीं, हमारा उड़ीसा तो एक संस्कृति संपन्न का राज्य है। जगन्नाथ संस्कृति से पट्टचित्र निकला है। जगन्नाथ, जो हमारा जगन्नाथ का मंदिर है, वही मंदिर का जो संस्कृति है उसी संस्कृति से पट्टचित्र निकला है। पट्टचित्र जो पेंटिंग है वो पट्टी में बनता है। पट्टी मतलब वो पहले उसको कॉटन साड़ी में 4-5 आइटम है, जो इमली का बीज जो है
और इसको क्या टामारिंड बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, इमली के बीज। इमली का बीज है। और एक जो चॉक पाउडर है, जो खड़ी पत्थर का जो पाउडर है, जी जी। हाँ, वो सब 4-5 आइटम मिला के उसको पेस्ट बना के कॉटन साड़ी का ऊपर उसको पूरा कवर करके 8-10 दिन धूप में, कड़ी धूप में रखना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद एक पर्टिकुलर पत्थर है, उसको रगड़ के उसको सरफेस उसको प्लेन बनाना है पहले, उसका बाद पेंटिंग होता है। और जो पेंटिंग जो कलर लगता है वो कलर भी हैंडमेड है। अच्छा। हाँ, वो सब आता है जो चेरमुली से आता है, जो हमारा पेड़ का पत्ता, पेड़ का जो चेर होता है उससे सब आता है कलर। उसको मिक्स करके 3-4 कलर निकलता है, उसको मिला के 7-8 कलर निकल जाता है। पटचित्र क्या कागज के ऊपर बनाया जाता है या कपड़े के ऊपर बनाया जाता है, किसके ऊपर बनाया जाता है? नहीं, अभी सिल्क में ज़्यादा बनता है, लेकिन उसका जो पट्टी जो बनता है, पट्टचित्र नाम इसलिए हुआ, पट्टी का ऊपर जो चित्र होता है उसको पट्टचित्र बोलते हैं। अच्छा। वो पट्टी ने, मैंने जो बोला, कॉटन साड़ी में पट्टी बनता है पहले, उसका बाद भारी बहुत तकलीफ का काम है, इसलिए ज़्यादा करके अभी जो डिमांड का हिसाब से ज़्यादा सिल्क में बनता है। अच्छा। वही सेम स्टोरी बनता है, सेम पिक्चर, जो हमारा पेंटिंग का क्वालिटी जो वो भी सेम है, लेकिन ओनली बेस जो मटेरियल है पट्टी और सिल्क, 2 मटेरियल है। अगर एक पटचित्र बनाना हो तो उसमें छोटा सा भी अगर चित्र बनाना हो, कितना समय एक कलाकार को लगता है वो चित्र बनाने के लिए? ये सब डिपेंड करता है, जो कलाकार जो है, किसका हाथ थोड़ा धीमा है, किसका हाथ थोड़ा स्पीडी है, इसका ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी कौन काम कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए छोटा, सपोज एक सिंगल फिगर जो सपोज एक राधा कृष्ण बनेगा, तो राधा कृष्ण 2 फिगर हैं, उसको बनाने में कम समय में लगेगा। सेम साइज में जब आपको स्टोरी बनाना है, बीच में राधा कृष्ण रहेगा, चारों तरफ उनका स्टोरी जो है, जो अष्टमल्लबद्ध करता है, वो जो स्टोरी सब है, वो थोड़ा बनाएंगे तो वो टाइम टेकिंग है, तो बहुत समय लगता है। पाम लीफ एंग्रेविंग के बारे में भी जानना चाहूँगी कि ये पाम लीफ एंग्रेविंग आखिर किस तरीके से होती है और उसमें क्या इंक का इस्तेमाल होता है या किस तरीके से वो पेंटिंग की जाती है? एक्चुअली पाम लीफ जो है, पाम लीफ पहले हमारा जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, पोथी चित्र बोलते हैं, क्योंकि पहले जो शास्त्र पुराण जो लिखा होता था वो तालपत्र में ही लिखा होता था। उस समय कागज नहीं था, इसलिए तालपत्र का ऊपर जो लोहे का जो लेखनी बोलते हैं उसको, स्टाइलस, आयरन स्टाइलस, तो उसका ऊपर जो एनग्रेविंग करते थे वो परमानेंट रहेगा, 300-400 साल तक भी रहेगा। अभी भी जिंदा है, बहुत सारी पोथी जो हमारा पुराना पोथी है वो अभी भी जीवित है। हाँ, इसलिए उसको पोथी चित्र बोलते हैं। उसको कार्विंग किया जाता है पहले। अच्छा। फिगर बनाना हो, कोई पेड़ बनाना हो, कोई चित्र भी बनाना है, उसको पहले वही लेखनी में उसको स्क्रैचिंग करके, कार्विंग, एनग्रेविंग करके बनाना पड़ता है। उसका बाद जो हैंडमेड ब्लैक जो हाथ में जो बनता है, जो काला रंग जैसे आंखों में लगाते थे पहले, हाँ, वही वाला काला को उसका ऊपर पूरा कवर किया जाता है। अच्छा। पूरा कवर करने के बाद 2 घंटा कम से कम धूप में रखना पड़ता है। उसके बाद वो साबुन में पानी हो, नहीं तो सौर पानी में उसको साफ किया जाता है, और वो ऊपर से चला जाता है। जो ज़्यादा काला रंग है वो ऊपर से चला जाता है। जो एनग्रेविंग है उसका अंदर जो रह गया वो फिगर बन गया, कोई डिजाइन बन गया, तो ये होता है प्रोसेस। आप 42 साल से इस कला के साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये कला जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच रही है, या आज के समय में अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि कलाकार के लिए जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, क्या आज के समय में ये सच मान सकते हैं? नहीं, ऐसा बोलेंगे तो जो अच्छा कलाकार है उसका पेट कभी खाली नहीं रहेगा, वो डेवलप करेगा। और जो थोड़ा बहुत सीख के पैसे के लिए इसका ये जो काम है, पटचित्र हो, तालपत्र का काम हो, जो भी काम हो, उसको सीखने के लिए कम से कम 4 साल 5 साल लगता है पहले स्टार्टिंग। तो हाँ, 10-12 साल तक भी हाथ का जो बैलेंस लाना 10-12 साल लग जाएगा। और जो चाहेंगे, अभी मैं थोड़ा काम सीख गया, थोड़ा पैसा कमाने के लिए मार्केट में बना के मार्केट में सेल करूँगा, वो
पैसा के लिए जो काम करेगा वो अच्छा काम नहीं बना सकता। जो पहले 10-12 साल पूरा आँखें बंद करके वो काम करेगा तो वही अच्छा कारीगर निकलेगा और उसका पेट कभी खाली नहीं रहेगा, वो आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा स्टोन कार्विंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो स्टोन कार्विंग भी क्या उड़ीसा की यही एक स्पेशलिटी है या यहाँ पर कोई स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये स्टोन कार्विंग्स बहुत मशहूर है? नहीं, उड़ीसा तो हमारा भुवनेश्वर तो होता है टेम्पल सिटी, तो मंदिर चारों तरफ भरा हुआ है मंदिर। वो मंदिर तो जो है जैसे कोणार्क है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, इधर लिंगराज मंदिर है, मुक्तेश्वर है और बहुत सारी मंदिर है, ब्रह्मेश्वर, राजा रानी टेम्पल, इस बहुत सारी मंदिर है। तो वो जो कला संस्कृति जो ये कितना हजारों सालों का पुराना है, तो उस वहाँ से सब उसका ट्रेडिशन निकला है। इसी हिसाब से मूर्ति भी बनाते हैं सब लोग, जितना कारीगर स्टोन कार्विंग करते हैं वो वहाँ से देख के करते हैं। जो पहले ज़माने में हमारा महापुरुष जो बड़ा कारीगर थे वो बनाए थे, उसको फॉलो करके उसे बनाना, टेम्पल से इंस्पिरेशन लेकर वो फिर कार्विंग करते हैं। हाँ जी। और जो पेपर मेशे आर्ट भी मैं देख रही हूँ, जैसे ये खिलौनों के ऊपर पेंटिंग की गई है या नारियल के ऊपर पेंटिंग की है या सुपारी के ऊपर पेंटिंग की है, ये आइडियाज़ कहाँ से शुरू हुए? ये तो डिपेंड करता है कलाकार का अपना आइडिया का ऊपर। हाँ, जैसे तैसे करके एक अट्रैक्टिव चीज़ बनाने के लिए वो कारीगर जो जितना कारीगर है वो अपना आइडिया से बनाते हैं। तो परंपरा लेकिन सृष्टि होता है, जितना पेंटिंग वर्क है आपका बड़गड़ टॉयज, ये सब होता है बड़गड़ टॉयज, लकड़ी में बनता है। ये बड़गड़ मतलब संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा उड़ीसा में, और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़गड़ जो संबलपुर का मेन एरिया है वहाँ का ट्रेडिशन है। अच्छा। लेकिन अभी सारी उड़ीसा में बनता है। अच्छा। बरगढ़ में ज़्यादा बनता ही नहीं अभी। रघुराजपुर जैसे पट्टचित्र गांव है वो अभी सारा उड़ीसा में आपको मिलेगा पट्टचित्र। तो क्योंकि पहले तो शुरू हुआ था रघुराजपुर से पट्टचित्र, वही पट्टचित्र संस्कृति से आपको जो नारियल का पेंटिंग हो, सुपारी का पेंटिंग हो और पेपर का ऊपर हो, पेपर मासी जो होता है, वो सब वही परंपरा से आइडिया करके बनाते हैं। और कोई खास तरीके का आर्ट जो यहाँ पर कोई हैंडीक्राफ्ट आपने रखा हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? नहीं, हमारा ऐसा तो बहुत सारी वैरायटी है उड़ीसा हैंडीक्राफ्ट का। और एक ट्राइबल पेंटिंग है जो हमारा सौरा जाति है, जो सौरा आदिवासी है, वो बनाते हैं ट्राइबल पेंटिंग। अच्छा। जैसे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग है। हाँ। उड़ीसा में सौरा पेंटिंग। अच्छा। सिमिलरिटी है लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग है, हमारा उड़ीसा का कलर कॉम्बिनेशन अलग है ट्राइबल पेंटिंग में। तो वो भी सिल्क में बनता है, पट्टी में बनता है, पट्टचित्र में, और पाम लीफ में भी बनता है ट्राइबल पेंटिंग, सौरा आर्ट, वो भी बहुत डिमांडेड आइटम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने सुन लिया इनसे कि कितने अलग अलग तरीके की कला जो है वो उड़ीसा में समाई हुई है, और ख़ास तौर पर पट्टचित्र के बारे में इन्होंने बात की कि रघुराजपुर वो एक गांव है जहाँ पर ये पट्टचित्र बना करता था, लेकिन फिर जब जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे जो कला की मानेंगे कि क्वालिटी है वो थोड़ी थोड़ी कम होती रही। वैसे भी माना जाता है कि जब कमर्शलाइजेशन किसी भी चीज़ में आ जाती है तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन हम केदारगौरी मंदिर आए थे, केदारगौरी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही उड़ीसा हैंडीक्राफ्ट का बोर्ड नज़र आया, तो वहाँ पर इनकी दुकान थी, और उस दुकान में जब आप आते हैं तो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि उड़ीसा की सारी कला जो है वो एक ही दुकान में समाई हुई है। अलग अलग तरीके की स्टोन कार्विंग्स मिलती हैं, पेपर मशे आर्ट मिलता है, और जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर की पेपर मशे आर्ट और जम्मू की बसोली पेंटिंग्स बहुत मशहूर हैं, तो उसी तरीके से उड़ीसा का जो अपना हैंडीक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है।